Okay. So previous day we have some laptop issue or charger issue. So that's why यहाँ पे आके एक्चुअली ये क्लास एंड आईडी करके ही खत्म करना था, सीएसएस खत्म हो जाता, बट स्टिल ये सीएसएस क्लासेस एंड आईडी यही दो चीज सीएसएस के पार्ट छूट गया है, रुक गया है. तो एक्चुअली क्लासेस एंड आईडी मैं इसे यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ. क्लासेस एंड आईडी बेसिकली एक ग्रुपिंग का स्टाइल है. मतलब जैसे कि हम लोग इससे पहले भी किए हैं ग्रुपिंग, जैसे दो प्रॉपर्टी से हम ग्रुप कर सकते हैं. तो आपका टैग एक साथ यूज करके कॉमा देके ग्रुपिंग कर सकते हैं. तो इन दिस वे क्लासेस एंड आईडीज इज आल्सो a tool to group that particular properties, to group that particular styles. तो अब ये कैसे यूज किया जा सकता है? तो एक प्रॉपर्टी है क्लास एंड आईडी. क्लास एंड आईडी बोथ आर प्रॉपर्टीज ऑफ ए टैग. तो ये टैग का प्रॉपर्टी. एंड हाउ टू यूज यूजिंग डॉट ऑपरेटर फॉर क्लासेस, यूजिंग हैश ऑपरेटर फॉर आईडी. दैट द सिंपल थिंग ऑफ. तो ग्रुपिंग का स्टाइल है. मैं सिंपल क्या बोलना चाह रहा हूँ, दिस इज ए ग्रुपिंग स्टाइल. दैट मींस एक साथ बहुत सारे टैग को अगर मुझे सेम प्रॉपर्टी डालना है, देन यू कैन यूज दिस क्लासेस एंड आईडीज. सेम क्लास का एक टैग बना दो, सारे टैग को सेम क्लास के अंदर डाल दो, जितना टैग को तुम्हें सेम प्रॉपर्टी देना है, और एक बार स्टाइल लिखो, वो सारे टैग के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा. तो सारे टैग के लिए वो एप्लीकेबल हो जाएगा. तो सिंपल थिंग दिस इज. तो एक क्लास बनाओ जिस क्लास के अंदर वो पर्टिकुलर टैग है, मतलब उस एक पर्टिकुलर टैग को वो सारे जितना टैग को तुम उस पर्टिकुलर, मतलब एक ग्रुप बना लिया. क्लास एक ग्रुप है, जिस ग्रुप के अंदर सारे टैग को डाल दिया. क्लास का नाम सेम देना पड़ेगा. अब उस क्लास से मुझे डायरेक्टली एक उसका स्टाइल देना है. तो उस क्लास के अंदर जितना सारे टैग्स है, ऑल द टैग्स आर ग्रुप्ड. मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा. सी class and id. So html has two attributes that have css more useful, that is class and id. So both are same. Class and id both are similar. Class and id both are similar. Just कोई भी ये दोनों को कोई भी डिफरेंस क्या है? क्लास यूज करोगे तो डॉट यूज करना होगा, डॉट ऑपरेटर यूज करना होगा. आईडी यूज करोगे तो हैश ऑपरेटर यूज करना होगा. That's the simple difference between these two, class and ID. See, so classes can describe generic style. ये जनरल स्टाइल को डिफाइन करने के लिए है. सारे HTML, जितना HTML टैग के अंदर जितना टैग को तुम सेम स्टाइल देना चाह रहे हो, दिस इज जेनेरिक स्टाइल देगा. सो हियर यू कैन सी हियर, देखो यहाँ पे मैंने क्लास की ये एट्रीब्यूट इक्वल्स टू क्लास इक्वल्स टू सेट मुझे बनाना है. दैट मींस कोई भी टैग p टैग मान लो, कोई भी टैग है, उसके आगे तुम जस्ट लिख दो p क्लास इक्वल्स टू सेट, या h1 क्लास इक्वल्स टू सेट, या h2 क्लास इक्वल्स टू सेट. सो जो भी टैग्स है वो टैग सारे टैग को एक ही क्लास के अंदर डाल दो. ये एट्रीब्यूट के थ्रू, जस्ट क्लास इज एट्रीब्यूट, जिस एट्रीब्यूट के थ्रू इसको डाल दो. अब वहां पे स्टाइल के अंदर जस्ट डॉट सेट बैकग्राउंड इक्वल्स टू योलो अगर कर दे, तो सारे जितना टैग्स है, जितना इस सेट के अंदर जितना टैग्स है, वो सारे के लिए ये योलो एप्लीकेबल हो जाएगा. बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू योलो एप्लीकेबल हो जाएगा. दैट्स द बेसिक फंडा ऑफ क्लास. डॉट ऑपरेटर से यूज किया जाएगा. सो मैं बोल रहा था कि डॉट ऑपरेटर से ही ये हम लोग यूज करेंगे. अब मान लो कुछ स्पेसिफिक सारे सेट के अंदर ही है, लेकिन उस सेट के अंदर में भी कुछ एक स्पेसिफिक टैग को अलग करना चाहते हैं. सारे टैग्स को सेट कलर के, मतलब सेट क्लास के अंदर ही है, बट उस सेट से कुछ एक पर्टिकुलर टैग को तुम अलग स्टाइल देना चाह रहे हो. सो देन यू हैव टू यूज p डॉट सेट. मतलब p टैग को p टैग अलग हो गया है. दैट मींस बाकी सारे सेट के अंदर जो भी टैग्स है, वो सारे टैग्स के अंदर ये स्टाइल फॉलो होगा. ओनली p विल बी द डिफरेंट. इज द थिंग क्लियर? मैं इसको करके दिखाना चाह रहा हूं. प्लीज सी.
अगर नहीं समझ में आया फिर से मैं दिखा रहा हूं। एवरीवन प्लीज सी इट। See, I have one HTML page internal. See, I have given, अगर ये मैं नहीं दे रहा हूं, इसको मैं अभी हटा देता हूं। ठीक है, मैंने एक क्लास के अंदर तीन टैग डाला है, h1 भी सेम टैग के अंदर, p भी सेम क्लास के अंदर, h2 भी सेम क्लास के अंदर। इज एवरीथिंग क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल देखो, ये कुछ लिख रहे हो? ओके, तो ये h1 क्लास के ए भी एक क्लास के अंदर है, p भी यही क्लास के अंदर है, h2 भी सेम क्लास के अंदर है। नाउ सी, यही क्लास मैंने जस्ट कर दिया डॉट ए कलर रेड, दैट मींस ये जो भी लिखा हुआ है एवरीथिंग h1, ये h1 का प्रॉपर्टी लेगा, p का प्रॉपर्टी लेगा, h2 का प्रॉपर्टी लेगा, बट ये सारे का कलर रेड हो जाएगा। एक जस्ट लाइन लिखे मैंने, डॉट ए स्टाइल डॉट ए कलर रेड, तो जितना भी लिखा हुआ है वो रेड कलर में होगा। प्लीज सी इट। Just wait for some time because my messaging is very slow. मैंने सही कराई, रेड का आया, बट इसका साइज उसी है, जो साइज वो उसी हिसाब से ही है। x है तो h1 मैंने लिया था, p लिया था, h2 लिया था, बाकी सारे का कलर रेड हो गया। इसमें से मान इन तीन में से एक p को मुझे दूसरा स्टाइल देना है, सो देन यू हैव टू दिस। नाउ सी इट, देखो ये ब्लू हो गया। तो दिस इज द थिंग क्लास, दैट मींस क्लास को एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप के अंदर जितना सारे टैग है सबको डाल दिया गया, और सारे चीज जस्ट उसी नाम से ये एक स्टाइल बना के मैंने दे दिया कि सारे के लिए ये एप्लीकेबल है। जो क्लास तुमने बनाया उस क्लास का सारे क्लास के लिए वो एप्लीकेबल है। ए इज ए क्लास। इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? तो वही चीज मैं कर रहा हूं, सेम थिंग होगा। अगर आईडी यूज करोगे क्लास के बदले, अगर क्लास के बदले आईडी यूज करोगे, तो सिंपली क्लास का ये एग्जांपल दिया हुआ है, मैं एग्जांपल दिखा भी दिया। ये एग्जांपल नहीं है, ये दूसरा एग्जांपल मैंने दिया, वो मैंने कुछ तरीके से बनाया। तो ये क्लास का एक एग्जांपल दिया भी हुआ है, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द आईडी। आईडी इज सिमिलर, वेरी सिमिलर।
id is very similar, id is very similar, just उस id को सिंपल थिंग इज जहां पे डॉट यूज हो रहा था वहां पे हैश यूज, बाकी सारे सेम है, इट इज। और क्लास के बदले मुझे आईडी लिखना है, क्लास के बदले मुझे आईडी लिखना है, तो दैट्स द सिंपल थिंग। आईडी, आईडी भी उसी तरह ग्रुपिंग करने का ही तरीका है, सेम थिंग है, सिर्फ अगर आईडी लिखते हो तो हैश इंक्लूड करना है और हैश से लिखना है, और क्लास से करते हो तो ये डॉट से करना है। सो सी इट इज, मैं इसकी जगह हैश कर, तो मैं अभी हटा, सेम थिंग होगा, जस्ट यहाँ पे आईडी लिखना है। सेम वर्क इट विल डू, सेम वर्क इट विल डू। अगर तुम्हें सिंपल अलग करना है विथ, सेम वर्क इट विल, तो दैट्स द सिंपल थिंग। ये चीज करके मुझे क्लास खत्म करना था, बट एक्चुअली मेरा लैपटॉप के वजह से कल ये कंप्लीट नहीं कर पाया था मैं। सो दैट इज द सिंपल थिंग ऑफ क्लासेस एंड आईडीज। सो दिस इज द एंड ऑफ CSS। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डायनामिक पेज क्रिएशन। अब तुमको एक चीज मैं समझाने वाला हूं, ये एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में आता है कि ये डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज है डायनामिक वेब पेज का, और भी है, नॉट ओनली दिस थ्री। अब मैं पूरा अच्छा से वेब पेज क्रिएशन के बारे में अच्छे से समझूं, वेब पेज कैसे क्रिएट होता है। तो एक वेब पेज इज नॉट ए ओनली HTML पेज, वेब पेज इज नॉट ओनली द HTML पेज। HTML पेज के साथ साथ तुम्हें कुछ डेटाबेस कनेक्टिविटी डालना है, कुछ तो ये जो तुम्हें डिस्प्ले होता है, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये तुम लोग जानते हो, फिर भी आई एम रिकैपिंग दैट थिंग कि ये जो डिस्प्ले करवाने वाला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जो जिस चीज से डिस्प्ले होगा, जिस चीज से डिस्प्ले होगा, तुम्हें कुछ डिस्प्ले नजर आएगा, दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज आर कॉल्ड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। दिस इज कॉल्ड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, दैट मींस जो तुम्हें सामने दिखेगा, बट बैकग्राउंड में जो काम होगा, जैसे कि डेटाबेस कनेक्शन, या डेटाबेस में जो भी डेटा फेच हो रहा है, डेटा कुछ मैनिपुलेट हो रहा है या कुछ अपडेट हो रहा है, एवरीथिंग अगर तुम फ्रंट एंड में क्लिक करके जो डिस्प्ले हो रहा है, मान लो तुम सबमिट बटन पे क्लिक किया तो वो डेटाबेस में सेव हो जाता है। ये जो बीच में पीछे ये डेटाबेस जो इस तरह का काम कर रहा है, दिस टेक्नोलॉजीज आर कॉल्ड बैक एंड टेक्नोलॉजीज, बैक एंड टेक्नोलॉजी। ये जो पीछे काम कर रहा है तो सामने नहीं दिखेगा, क्या अंदर में कैसे काम कर रहा है वो तुम्हें सामने नहीं दिखेगा, तो दिस इज कॉल्ड बैक एंड टेक्नोलॉजी। सो अब फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में हम लोग एक वेब पेज बनाने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। फर्स्ट टेक्नोलॉजी जो कि डिस्प्ले जस्ट डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, दैट इज HTML CSS। दिस इज कॉल्ड जस्ट फॉर डिस्प्ले, जस्ट फॉर डिजाइन, जो तुम्हें सामने दिखेगा, डिजाइन कैसे डिजाइन करके कितना खूबसूरत बना रहे हो इसको, ये इसको डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे चाहिए HTML एंड CSS। बट इसके पीछे उस वेब पेज में अगर कुछ डेटा वैलिडेशन का काम है, डेटा वैलिडेशन का काम है, डेटा वैलिडेशन मतलब मान लो तुम्हारा फोन नंबर 10 डिजिट का है, उस फोन नंबर में कोई लेटर नहीं ना लिख दिया है, कोई वैलिडिटी चेक हो रहा है उसका। Am I clear? This is validity check. This is validity check. That means अगर
कोई फोन नंबर डाल दिया या तुम एड्रेस लिख रहे हो, उस एड्रेस में पिन नंबर डाला है कि नहीं, these are the change are validity check, this is the thing called validity check. अब ये वैलिडिटी चेक जब हम लोग करने जाते हैं, इसके लिए हम लोग ज्यादातर जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो जो भी वेब पेज में हम लोगों का ये कुछ वैलिडेशन का काम है। नेम, तुम्हारा नेम इतना लेंथ का मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये सारे वैलिडेशन का काम है। कोई भी फॉर्म में कुछ पर्टिकुलर कोई भी चीज डेटा एंट्री हो रहा है, वो वहां पे ही चेक हो रहा है कि हाँ इज वैलिड और नॉट, ईमेल आईडी वैलिड है कि नहीं, दैट मींस @ वहां पे है कि नहीं, डॉट है कि नहीं, ये दो चीज चेक होता है पूरा इसमें। @ एंड डॉट, @ के बाद डॉट, ये सारे चीज का यहाँ पे होना चाहिए। तो ये चीज वहां पे है कि नहीं है, .com या .co.in ये चीज है कि नहीं है। So these things are called validation. तो वैलिडिटी चेक हम लोग ज्यादातर करते हैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस, एक सिंगल पेज मैंने बना दिया, उससे हम लोगों को ये पॉसिबल नहीं, सिंगल पेज से ही सारा वेबसाइट बन गया, ये नहीं पॉसिबल है। वेबसाइट के अंदर बहुत सारे टेक्नोलॉजीज को, बहुत सारे लैंग्वेज को एक साथ मर्ज किया जाता है। तो दैट्स अ सिंपल थिंग। अब ये HTML तो तुमने सीख लिया है, CSS सीख लिया, मैं डिजाइन तो खूबसूरत बना दूंगा, कोशिश करके इधर उधर करके बन जाएगा। बट उसके बाद हम लोग क्या सीखने वाले हैं? अब हम लोग सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट, जो कि वैलिडेशन का काम आएगा, और कुछ जगह पे डायनामिक कंटेंट को भी डालने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज किया जाता है। कुछ जगह पे है जो जावास्क्रिप्ट से डायनामिक वेब पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, डायनामिक के लिए भी जावास्क्रिप्ट कभी-कभी यूज होता है। सो दैट अनदर इशू, मैं आऊंगा उस पॉइंट पे। अब उसके बाद क्या होगा, टोटली जो डायनामिक पेजेस है, जो डायनामिक पेजेस हम लोग के पास है, टोटल डायनामिक पेजेस, मतलब उसमें स्टैटिक पोर्शन तो सिर्फ HTML वाला है, उसके साथ जो डायनामिक कंटेंट्स है, जैसे कि तुम्हारा मैं बोला था ये जीमेल जैसे ही तुमने खोला पहला पेज ये आया स्टैटिक डन, उसके बाद तुम अपना आईडी दिया, अपना पासवर्ड दिया, मैं अपना आईडी दिया, मैं अपना पासवर्ड दिया, तो वो क्या हुआ, इसके बाद तुम्हारा एक पेज में जाएगा, तुम्हारा मेल का पेज में जाएगा, मेरा मेल का पेज में जाएगा। ये दोनों के लिए क्या दो अलग अलग प्रोग्राम लिखा हुआ है? क्या लगता है तुम्हें? दो अलग अलग प्रोग्राम लिखा हुआ है, तुम्हारे पेज के लिए अलग प्रोग्राम, मेरे पेज के लिए अलग प्रोग्राम, ऐसा लिखा हुआ है? नो, डायनामिकली दैट पेज विल बी क्रिएटेड। कैसे क्रिएट होगा? उसके लिए तुम्हारे क्या ये जो डायनामिक कंटेंट्स वो लोग यूज कर रहे, डायनामिक कंटेंट्स को बना रहा है, पेज उसी टाइम पे बिल्ड होता है, अलग से पेज बना हुआ नहीं रहता है। तुम्हारा वैल्यू अपना लिया, डेटाबेस से लिया, तुम्हारा जो मेल आया है वो कहां से लिया, डेटाबेस में सेव है, वो डेटाबेस से लिया, तुम्हारा थीम क्या है वो डेटाबेस से लिया, वो एवरीथिंग लेके उसके हिसाब से एक पेज बना दिया इंस्टेंटली, उसी टाइम पे तुम्हारे सामने लाने से पहले वो डायनामिक कंटेंट बना के ले आता है। दिस इज कॉल्ड डायनामिक पेज। अब ये डायनामिक दोनों के लिए क्या है, दोनों डिफरेंट ये नहीं है, सेम प्रोग्राम दोनों के लिए दो अलग अलग बिहेव कर रहा है, दो अलग अलग कंटेंट्स ले रहा है डेटाबेस। अब तुम्हारे सामने एक पेज आया, मेरे सामने एक पेज आया, अलग अलग पेज आया। तो ये डायनामिक के लिए हम लोगों को, ये डायनामिसिटी लाने के लिए हम लोगों के पास बहुत सारे नया टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे नया टेक्नोलॉजी है। अब उस टेक्नोलॉजीज में से हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? JSP। हम लोग पढ़ेंगे JSP जो तुम्हारे सिलेबस में, बट इसके अलावा भी PHP मार्केट में है, ASP.NET मार्केट में है, जो कि .NET टेक्नोलॉजी बोला जाता है, PHP मार्केट में है, ASP.NET मार्केट में है, C# एक आया है वो भी मार्केट में है, C# मार्केट में है, टेक्नोलॉजी आया है। तो वो
बहुत सारे टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में अवेलेबल है इस पेज को बनाने के लिए, बट व्हाट इज द डिफरेंसेस एंड व्हाई टू यूज JSP एंड व्हाई टू यूज PHP? सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में जो आया है वो है PHP। अभी अवेलेबल जो टेक्नोलॉजीज है उस डायनामिक पेज बनाने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, जिस टेक्नोलॉजी के साथ तुम लोग HTML को यूज करके एक कंटेंट बना सकते हो। So that is PHP, JSP and ASP.NET. तो दिस थ्री का हम लोग डिफरेंशिएट थोड़ा करेंगे, मतलब कौन सा बेटर है कौन सा, जस्ट फीचर्स को लेके हम लोग कुछ फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है, उस फीचर से हम लोग जस्ट यहाँ पे एक कंपैरिजन स्टडी करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि हाँ why this is why JSP will be used, why PHP used, why ASP.NET, but exactly जावा टेक्नोलॉजी, मैं इस पॉइंट पे भी आऊंगा, ये JSP तुमने बनाया, तुमने PHP पेज बनाओगे, but actually this will be converted into the Java Servlet page. So Java Servlet भी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो तुम्हारा ये डायनामिक कंटेंट्स क्रिएट कर सकता है। Java Servlet एक टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी में भी ये पूरा वेब डायनामिक वेब पेज क्रिएट हो सकता है। अब वो दोनों का क्या डिफरेंस है मैं आऊंगा, बट तुम्हें JSP और Java Servlet both are similar, that's why I have taken JSP here. JSP and Java Servlet both are similar and both are interconnected. कैसे इंटरकनेक्टेड है वो मैं बाद में बताऊंगा, बट JSP एंड Java Servlet ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, सेम टेक्नोलॉजी, सिमिलर टेक्नोलॉजीज बोला जाता है, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन JSP है। Java Servlet यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया, बट तुम्हारे सिलेबस में Java Servlet भी तुम पढ़ोगे, JSP भी तुम पढ़ोगे, तो बोथ ये दो तुम लोगों को तुम्हारे सिलेबस में है। तो जावास्क्रिप्ट में पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद Java Servlet, JSP, ये दो तीन टेक्नोलॉजीज तुम पढ़ोगे, उसके बाद आएगा डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए कुछ टेक्नोलॉजी, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे JDBC ODBC। JDBC ODBC will be used for database connectivity। ये डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन, इसको जोड़ने के लिए, मतलब डायनामिक कंटेंट्स बनाने के लिए मुझे डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना होगा। SQL जो है उस SQL के साथ जो कनेक्शन करने के लिए हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे दैट इज JDBC। तो ऑल टोटल हम लोग जावा बेस्ड टेक्नोलॉजीज ही पढ़ रहे हैं, पूरा सिलेबस में तुम्हारा टोटल जावा बेस्ड टेक्नोलॉजीज ही है, जावास्क्रिप्ट जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम पढ़ेंगे Java Servlet, जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम पढ़ेंगे JSP, जावा सर्वर पेजेस, जावा टेक्नोलॉजी। तो टोटली एक ही टेक्नोलॉजीज हम लोग एक ही टेक्नोलॉजीज के ऊपर बेस करके आधार करके ये सब सिलेबस तुम्हारा बना है, दैट इज जावा। तो बेसिक जावा, इसीलिए इसको बोला जाता है ये जो टेक्नोलॉजी, इसको ये जो वेब टेक्नोलॉजी है, इसको ये जो एक्सटेंशन ऑफ जावा है ये, तो दैट्स व्हाई इसको एडवांस जावा के नाम से भी बोला जाता है। एडवांस जावा मतलब यही सब टेक्नोलॉजी के ऊपर। PHP सेपरेट टेक्नोलॉजी हो गया, ASP.NET .NET टेक्नोलॉजी हो गया। ओके, नाउ कंपैरिजन स्टडी ऑफ दिस थ्री। लाइसेंसिंग कॉस्ट, मतलब तुम्हें जो खरीदना पड़ेगा या नहीं, JSP PHP को खरीदना नहीं पड़ेगा, दिस इज फ्री, टोटली फ्री, बट ASP.NET इज कॉस्टली, खरीदना पड़ेगा तुम्हें। ASP.NEट के लिए तुम्हें वो सॉफ्टवेयर जिसमें तुम प्रोग्राम करोगे, जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा प्रोग्रामिंग का, वो सॉफ्टवेयर तुम्हें खरीदना पड़ेगा। So this is not free. ASP.NET is not free. License version is not free. But PHP, JSP is free. Totally free. तुम्हारे सामने है मार्केट में। So obviously हम लोग फ्री की तरफ ही जाएंगे। Even PHP बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत एडवांस भी है, सिक्योर भी है। तो यहाँ पे एक आएगा पॉइंट सिक्योरिटी। सी, सिक्योरिटी इज वेरी गुड इन PHP।
JSP में सिक्योरिटी गुड है, नॉट ठीक है, ठीक ठाक है। ASP.NET में भी ठीक है और ये फ्री भी है। तो हम लोग PHP तरफ इसीलिए ज्यादा झुकते हैं। अभी PHP इसीलिए मार्केट ले लिया है। प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म में ये रन कर पाएगा, दैट मींस कौन सा OS में ये रन कर पाएगा। ASP.NET ओनली विंडोज के लिए बना है, बट JSP एंड PHP कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर जाएगा। दैट मींस दैट विल बी रन इन एंड्रॉयड, दैट विल बी रन इन विंडोज, दैट will run in Linux, any platform you can use this PHP JSP। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म में तुम इसको यूज कर सकते हो, बट ASP.NET is used only for Windows, only for Windows, ये Linux के लिए भी नहीं बना है। तो that's why ASP.NET become obsolete device। बट जब आया था VB एंड Visual Basic 6, नाम सुने होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज के साथ आया था। VB एंड ASP.NET, ये सारे चीज .NET टेक्नोलॉजीज के अंदर आता है। विजुअल बेसिक भी .NET टेक्नोलॉजीज के अंदर आता है। विजुअल बेसिक से हम डिजाइन भी कर सकते हैं। ओके, तो नाउ एक्सटर्नल होस्टिंग, दैट मींस व्हाट इट मींस कि हाँ कोई एक्सटर्नल पार्टी तुम्हें पूरा लाइसेंस दे रहा है या होस्ट करने के लिए दे रहा है या नहीं दे रहा है। PHP, you are the host। PHP के लिए you are the host, कोई प्रॉब्लम नहीं है। You are the host, तुम्हें और कहीं पे जाने का जरूरत ही नहीं है और कोई चीज के लिए जरूरत भी नहीं। तो ये you are the host, तुमको होस्ट बना दिया जाएगा, फुल परमिशन दिया जाएगा। बट हियर डिपेंडेंट ऑन सम एक्सटर्नल सर्वर्स। तुम JSP रन करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सर्वर का जरूरत पड़ेगा। एक्सटर्नल सर्वर के बिना तुम रन नहीं कर पाओगे, जो कि जैसे कि हम लोग Apache Tomcat बोलते हैं, लिनक्स से Oracle का सर्वर है। सो दैट एक्चुअली विदाउट दैट आई कैन नॉट यूज। पूरा होस्ट, एक्सटर्नल होस्ट यहाँ पे रहेगा, ऑल्दो इट इज फ्री दिया है, बट एक्सटर्नल होस्ट यहाँ पे रहेगा, तुम फुल कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ओके, नाउ दिस इज ASP आप दिया है, तुम्हें फुल कंट्रोल दिया है, बट fee, definitely fee will be the matter। Scalability, what is the meaning of scalability? What is the meaning of scalability? Anyone can say? बोलो, anyone? Scalability बहुत बार यूज होता है टर्म, बहुत बार इस टर्म को यूज करते हैं हम लोग जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं। ये टर्म बहुत बार यूज होता है। Anyone, please tell me what is the meaning of scalability? What is the meaning of scalability? Please anyone बोलो। नहीं बोलोगे तो हम कैसे समझेंगे कि तुम लोग सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? सर एज पर डिमांड इंक्रीज कर सकते हैं साइज को, इंक्रीज या डिक्रीज। यस, दैट्स वेरी गुड पॉइंट। तो दैट मींस मान लो तुम प्रोग्राम कर चुके हो, प्रोग्राम करके तुम तुम्हारा जो तुम्हारा क्लाइंट को दे चुके हो, उसके बाद वो बोल रहा है कि नहीं सर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, ये जो पार्ट है ना उसको तोड़ के थोड़ा सा अलग एक्स्ट्रा बना दीजिए। उसको डिमांड फिर से आया रिक्वायरमेंट कि सर ये जो पोर्शन आप बनाए ना इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ये ठीक नहीं लग रहा है, क्या मैं कर सकता हूं? दिस इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी। वो ऑप्शन है कि नहीं है? PHP gives very extremely scalability, that means कभी भी किसी भी टाइम पे तुम कर सकते हो, because you have all controls, but JSP have scalability but you have to configure properly। कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम्हारा जब प्रोग्राम करोगे, प्रोग्राम स्टाइल अगर अच्छा नहीं होगा,
then you are not very good in scalability. You have no not very good scalability. But ASP.NET is very tough to scale. Extend करना very tough ASP.NET में. आप पहले बोल दीजिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है ASP.NET से हम लोग पूरा बना के फिक्स कर दें. उसके बाद आप बोलेंगे चेंज करना, होल प्रोसेस विल चेंज. तुम्हें फिर से वो चीज दोबारा करना पड़ेगा. So very difficult to scale. Now flexibility. What is the meaning of flexibility? What is the meaning of flexibility? Anyone, please. Flexibility, please बोलो. बार बार इस टर्म को हमेशा आएगा. ये जो टर्म है ना, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब टर्म जो है ना, ये बार बार आएगा. तुम्हें एक बार समझ लेना है कि उसके बाद तो तुम खुद लिख सकते हो इस चीज को. फ्लेक्सिबिलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी? वहां पे जैसे मैंने बोला एक्सटेंशन करने के लिए. स्केलेबिलिटी का मतलब एक्सटेंशन, कुछ बढ़ाने के लिए, कुछ मॉड्यूल को जोड़ने के लिए बोला जा रहा है. बट दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन. कोई एक्सटेंशन नहीं है, बट बीच में एक प्रॉब्लम, एक मॉड्यूल प्रॉब्लम कर रहा है, या तुम्हें लग रहा है यहाँ पासवर्ड यहाँ नहीं होना चाहिए था, दूसरी जगह होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन. सो फ्लेक्सिबिलिटी मींस मॉडिफिकेशन. तो एक्सटेंशन नहीं है. स्केलेबिलिटी मींस एक्सटेंशन. Flexibility means updation. That means उसी पर्टिकुलर एरिया में रह के कोई मॉडिफाई कर रहे हैं. मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी. तो यहाँ पे भी फ्लेक्सिबल, PHP वेरी फ्लेक्सिबल. कभी भी तुम उसको चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो. मॉडरेटली फ्लेक्सिबल, ये चीज तुम्हें थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करना है ना, तुम्हें थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, उस प्रोसेस को फिर से दोहराना पड़ेगा. अब मैं यहाँ पे कुछ चीज मैं बताऊंगा. ये जो मैं बैक जाने का प्रोसेस बोला, तुम लोग क्या करोगे? हाँ सर अभी चेंज कर देते हैं इसको. हाँ, हम लोगों का प्रोसेस बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है. छोटा छोटा प्रोग्राम है, फ्लेक्सिबल बहुत, इस चीज में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है. बट व्हेन you are making a big software या big application या big वेबसाइट, देन इट बिकम्स वेरी, तुम्हें बहुत सारे स्टेप्स से आना पड़ेगा. यही स्टेप्स लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में. तुम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ चुके हो ना, आई थिंक, या नहीं? नेक्स्ट पढ़ो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 6th में. ऐसा है, तुम लोग 5th में हो, राइट? सो 6th में ये पढ़ोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट पढ़ोगे. ये भी वैसा ही सब्जेक्ट है. मतलब तुम्हें, मतलब जो इसमें है, उसमें चूज करने वाला, तो वैसा ही सब्जेक्ट है. सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब पढ़ोगे, उसमें तुम अच्छा से समझोगे कि क्या स्टेप्स है, पूरा प्रोजेक्ट बनाने का क्या क्या स्टेप्स हम लोग को करना पड़ता है. उसमें वो चीज लिखकर सिखाया जाएगा. फर्स्ट फिजिबिलिटी स्टडी, देन एनालिसिस, देन unit design, then coding, then टेस्टिंग फेज एंड देन मेंटेनेंस फेज. तो बहुत सारे स्टेप्स जाके तुम्हें. तो यहाँ पे मॉडरेटली फ्लेक्सिबल का मतलब, यहाँ पे जस्ट मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ. मॉडरेटली फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि हाँ, तुमको फ्लेक्सिबिलिटी तो देगा ही, फ्लेक्सिबिलिटी तो देगा, बट जब तुम्हें मान लो कोई एक पर्टिकुलर डिजाइन फेज में तुम फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे, यू हैव टू मूव बैक टू द डिजाइन फेज. डिजाइन में भी चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा. बट PHP ऐसा नहीं, उसी टाइम पे तुम उसको चेंज कर सकते हो. So that's why it is called moderately flexible. और not very flexible मतलब फिर से ये जाना पड़ेगा feasibility study. तो ये feasibility study, ये जो स्टेप्स मैं बोल रहा हूँ, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके बाद डिजाइन, ये जो स्टेज मैं बोल रहा हूँ, ये स्टेजेस को फिर से मुझे रिकैप करना पड़ेगा. So that's why it is called not very flexible. So both the thing, it is applicable for PHP. Gives much better options.
फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब क्या है बताओ, एनीवन प्लीज बोलो फ्रेमवर्क मीनिंग। बोलो एनीवन एल्स। यही फ्रेमवर्क डिजाइन में क्रिएट होता है, यही फ्रेमवर्क हम लोग जो बोल रहे थे डिजाइन फेज में क्रिएट होता है। मैं अभी बोला कि डिजाइन उसके बाद आएगा कोडिंग, जब तुम कोडिंग करने जाओगे उससे पहले तुम्हें डिजाइन खत्म करना होता है। तो फ्रेमवर्क एक्चुअली गिव्स द डिजाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर, so this is the basic design framework. Framework actually gives the basic design of your system. टोटल सिस्टम का एक बेसिक फ्रेमवर्क पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये फ्रेमवर्क PHP में बहुत सारे अवेलेबल मिलेगा। दैट मींस फ्रेमवर्क जब हम क्रिएट करेंगे बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हें दिखेगा whenever you are going to do this PHP। तो इसीलिए PHP से अगर हम लोग बनाते हैं जनरली ये बोला जाता है कि डिजाइन पेज एंड कोडिंग पेज एक साथ मर्ज हो जाता है, इसीलिए बोला जाता है दिस PHP पेज। PHP is a very easy for designing technology। That means PHP very easy, so very flexible, very much available, but standard framework इसके लिए available है। तुम्हें स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क पहले क्रिएट करना होगा। दैट्स व्हाई ये मैं बार बार इस चीज से ही मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपर्ली, कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपर्ली का मतलब यही है स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क तुम्हें बनाना पड़ेगा, देन यू कैन डू द